और इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस खबर को देखो। जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ, उसे अब बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं था। ऐसे ही बहुत से और केसेस हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का आरोप लगा था, लेकिन 25 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं, अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। देश में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन वहां अपनी अलग कहानी चल रही है। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे उनको, लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि एक्चुअली में अरुण गोयल की जो हेल्थ थी वो परफेक्ट थी। कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के बीच में असहमतियां थी। अब इसके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली पड़ी थी। देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद 2 पोस्ट खाली हो गई। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए और कौन अपॉइंट करेगा? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्च 2023 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी सरकार करीब 3.5 महीने पहले एक नया कानून लाई यहाँ पर और कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, हमारी ही सरकार का यूनियन मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही। इसके अनुसार 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसमें थे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे थे एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के वक्त भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई और मीटिंग से एकदम पहले उन्हें 6 नामों की शॉर्टलिस्ट दी गई और उन्हें समय ही नहीं दिया गया जज करने के लिए कि किसे अपॉइंट करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, लोगों का उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया कि ये गलत है कि इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई, लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम 2 अपॉइंटमेंट्स को रोक दे तो कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। दूसरे हैं सुखबीर संधू जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और 2014 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम किया, चेयरपर्सन ऑफ NHAI रहे और चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के। क्या इन इलेक्शन कमिश्नर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फेयर तरीके से लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। अब हमारे देश में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी जुडिशरी पर आती है, लेकिन देश के कोर्ट्स में भी जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा अलग नहीं है। 8 मार्च को एक बहुत ही शॉकिंग केस देखने को मिला। कैलकाटा हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगोपाध्याय ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खुद एडमिट किया कि रेजिग्नेशन से पहले ही इन्होंने बीजेपी को अप्रोच किया था और एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ी मुश्किल होती है गांधी और गोडसे के बीच चुनने में। ऐसे जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? आप ही बताइए। कोर्ट कचहरी के सिस्टम में अक्सर एक बात बार बार दोहराई जाती है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि बेल मिलना अधिकार है लोगों का, लेकिन आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जेल रूल बनता जा रहा है। लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से झिझक रहे हैं। एडवोकेट दुष्यंत दवे के अनुसार जजेस पर प्रेशर है, एक डर का माहौल है, जजेस को अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा? अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी तक? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्ग्यूमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है? इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये
रिपोर्ट किया, इस स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को